माता पिता जब बेटे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी करने के बाद जीवन में सुख और शांति चाहते हैं, लेकिन बेटा और बहू वो भी नहीं दे पाते। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ऐसा ही हो रहा है। बस बहुत हो गया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। शांति, तुम्हारी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। केवल 1 महीना ही तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस 1 महीने में ही जी भर गया है। अरे गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाहे जैसी भी हो रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था ना। कम वक्त में मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। जो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहुओं के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, कम वक्त में जीवन की लालसा ही दगा दे गई। पता है शांति, अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मन में विचार भी आया था कि बहुएं तेज तर्रार है, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो मैं कैसे सहन करूँगा। कहते कहते दमा के मरीज सोहन लाल जी को खांसी छिड़क गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन शांति क्षणिक सुख की लाल के आगे आत्मस्वाभिमान ने भी घुटने टेक दिए और बेटों के कहने के मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया, यह नरक से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैं फैसला ले लिया है शांति, अब मैं किसी के नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 72 वर्ष की सोहन लाल जी अपनी दिवंगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुब्बार हल्का कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही हैं। दरअसल 1 वर्ष पहले तक सोहन लाल जी अपनी पत्नी शांति के साथ अपने गांव में रहा करते थे और खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे, दोनों ही बेटे शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी शांति का निधन हो गया था। पत्नी क्या गई, उनके तो जैसे जिंदगी चली गई थी। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर अपने अपने घर चलते बनते हैं। गांव में अकेले रह गए थे तो केवल सोहन लाल जी, उन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं उठाकर नहीं पिया था। अब चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी के धुएं से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे पकाकर नमक और प्याज के साथ वह जली भुनी रोटियां निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगते थे तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर हरदम हाथ में लिए रहते थे और उससे ही बातें करते रहते थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को समझते थे। वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। सोहन लाल जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फ़ोन किया और उनके मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं हरगिज राजी नहीं थी, परंतु लोकलाज की डर से उन्हें दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले गए। सोहन लाल जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को 1-1 महीना अपने पास रखने का तय लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले गया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, यह सोचकर सोहन लाल जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला मुंबई की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वह दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर सोहन लाल जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब जमाना कितना बदल चुका है। लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज और मिलना बाकी था, और वह यह था कि उनके समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर ही रहती थी। अपने समधन को अपने बेटे के घर में देखकर सोहन लाल जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे। बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वह तरस रहे थे वह दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बेटा बहू और बहू
बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और सोहन लाल जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती थी, क्योंकि बेटे ने उनके कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा, बहू और बहू की माँ तीनों के हंसने बोलने की खूब आवाज़ें आती, परंतु सोहन लाल जी को इस सब से दूर ही रखा जाता था। यह सब देखकर मन ही मन पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, शांति, क्या तुमने कभी उल्टे गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो, खुद का बाप तो पल पल अपनेपन और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा बेटा अपने सास को बैठाकर बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हाल चाल है, अपनापन जाता है। मैं कुछ मांगता हूँ तो यह लोग कहते हैं इस उम्र में परहेज रखना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियाँ नहीं होगी? वाह ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे को कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, छोटे बेटे के घर ही छोड़ दे, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ तो दिल लग ही जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो एकदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फ़ोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो एक एक महीना का तय हुआ था ना, अभी तो 20 दिन ही बीते थे। ऐसा भी क्या हो गया था जो अपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से ना जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहते हुए छोटी बहू ने फ़ोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर तो वह कमरा भी नहीं मिला। एक स्टोर रूम में ही सोहन लाल जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास ना जाने की हिदायत दे दी। बच्चों को आते जाते देखने के लिए कभी वह आंगन में आकर बैठ भी जाते तो भी उन्हें दूर से देखते रहते, परंतु जाकर भी उनसे बात ना कर पाते, उन्हें कहानी ना सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है कि जो कभी दादाजी से बात भी कर लें। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह उठकर बाहर चरपाई पर आकर बैठे तो आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास ये 500 का फटा पुराना नोट है, दूध वाला सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप ही इसे चला देना, इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो, आज मुझे सहेलियों के साथ पार्टी पर जाना है। सोहन लाल जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह चुभ गई और चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती हूँ? बाहर ना जाऊँ तो क्या सारा दिन आपके खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते सोहन लाल जी को लगा जैसे वह छोटी बहू ना हो, कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तो तकाजा है जो उन्हें अच्छों को अपने समझ घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी हिम्मत ना होती थी, और आज यह समय आ गया है कि मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रोन देती हैं, और नालायक बेटे को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम नहीं है। बूढ़ा पिता तो उनकी दुनिया में जैसे आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रोना रोना शुरू हो गया था। जलाजल भरे आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से कहने लगे, शांति, मुझे क्यों ना ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया? जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो जैसे आशीर्वाद देते, कभी थकते ना थे, हम दोनों आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बद्दुआ ही निकल रही है। नालायक, नामुराद जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाला
पोसा समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कदर तक नहीं जानता। कभी गलती से किसी बात से सलाह दिए भी बैठता हूँ तो कहते हैं, बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक तमाचा जड़ दूँ, लेकिन चुप रहने में भलाई है, यह सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ। आज अपना दिल छोटा मत कीजिए जी, बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला रहे हैं। अब बेकार की बातें सोच सोच कर परेशान मत होइए। सोहन लाल जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी शांति उनसे समझा रही है। नहीं शांति, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते सोहन लाल जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। चारों ओर देखा लेकिन शांति नहीं दिखी। अगले दिन सुबह उठे तो वे फैसला ले चुके थे कि वे अपने घर लौटना ही बेहतर होगा। अपने पुराने से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछता, सोहन लाल जी बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, बेहतर होगा कि तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वह अपने गांव में ही ठीक है। आप जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में मशगूल हो गई और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में कुछ काम आएंगे। सोहन लाल जी ने ध्यान से देखा तो वही पुराना फटा पुराना नोट था, जिसे ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। कभी सोहन लाल जी अपने बेटे के चेहरे पर देखते तो कभी मैले कुचैले, और वही बीच से फटे हुए नोट को एक बार तो दिल में आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमाकर बोले कि इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते उनके बेटे ने कहा, वह क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई ज़्यादा है और तनख्वाह कम है, इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। तभी सोहन लाल जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन में ही दबाए हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था ना, तो मैं मुश्किल से 3000 रुपये कमाता था। 1000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च होते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी। जब अपने दोस्तों के देखा देखी तुम अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने की डिमांड करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते तो मैं 2 ला कर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। सोहन लाल जी बोलते जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचते तो सोहन लाल जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने पसीने पोंछे और चारपाई पर पसर गई। कितनी शांति है यहाँ, लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं उगलती अंगूठी। परंतु फिर भी बिना किसी की 2 बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेट रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते थे तो उन्हें दवाइयाँ वगैरह दे जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वो भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते थे। पड़ोसियों ने बेटों को फोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटे को पिता से मिलने आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। भूखे रहने के कारण उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो गांव के रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फ़ोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटे ने तो जैसे ठान लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही आएंगे। एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि सोहन लाल जी ने बिस्तर पकड़ लिया और वह उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटे को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिता की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बहुएं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई
कि चलो अब रोज रोज के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हैं कि कौन सेवा करे। चारपाई पर बड़े बूढ़े बाप के बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक शौक और संताप व्याप्त हो गया। दोनों के दोनों ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लूट गई हो। हालांकि आज पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मारने का दिखावा करते हुए दोनों दहाड़े मार मार कर रो रही हैं, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से ना खिलाई गई। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाए गए तरह तरह के खाने की वस्तुएं, चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के अंदर चले गए। सोहन लाल जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वह बोल नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। आज वे वृद्धा आश्रम के पीड़ा को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्त्री सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक प्राय हो जाते हैं। बीमार पड़े सोहन लाल जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आ रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहुए में मुंह लटका लेते। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय ज़्यादा सेवा ना ही कर पाए तो अच्छा ही है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को ज़मीन पर लिटा देते हैं, ना जाने कब बुलावा आ जाए। छोटा बेटा बोला। तभी दोनों बहुएं धाड़ी मारकर रोने लगीं जैसे उनके ससुर जी सच में भगवान को प्यारे हो गए हों। सोहन लाल जी बड़े इत्मीनान से बहू को यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी के टांगे दबाती तो छोटी बहू वाहवाही लुटाने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटे ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन सोहन लाल जी जस के तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चले गए। दोनों बेटे और बहुएं जो कभी अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते अपनी असलियत पर उतर आए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, ना जाने कब मुक्ति मिलेगी। बाबूजी को मुक्ति मिली तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ, माँ जी का बड़ा वाला हार तो मैं ही रखूँगी, वह मुझे बहुत पसंद था। कब से इंतज़ार कर रही थी कि उसको पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई है। फिर बड़ी बहू बोली, अगर हार तुम रखोगी तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नए डिजाइन के कंगन बनवाऊंगी कि दुकान पर डिजाइन भी पसंद कर रखा है। बहुओं की बातें सुन सुनकर सोहन लाल जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल हुआ कि चीख चीख कर पूरे गांव को अपने बेटे और बहुओं की असलियत बता दे, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि वो बोल ही पाते। पिता के पास बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे हम किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी के खाने की एक से एक चीज़ रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूरी भांजी और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद थी। खाने की इतनी चीज़ों का नाम सुनते सोहन लाल जी के मुँह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी 13वीं मेरे जीते ही क्यों ना कर देते। इन लोगों ने मैं भी पेट भर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा को अंदर तक संतुष्टि भी मिल जाती। बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वे तरस चुके थे। उस स्वाद को याद करते उनके मुंह से लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बड़ी बहू दोनों बोली, देखिए अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगा है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़ी बेसब्री से सोहन लाल जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा, लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो दोनों बेटे कयास लगाने लगे, आखिर बाबूजी की आत्मा उधार में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किसे मिलने की इच्छा है। बाबूजी को तो जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग उन्हें
पूरा गांव मानता था। सोहन लाल जी का पता करने के लिए उनके घर आए तो बड़े बेटे बोले, चाचा समझ नहीं आ रहा बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। तुम एक काम करो, अपने पिता के पसंद के खाने की चीज़ बनाओ और उन्हें खिलाओ, हो सकता वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहुओं ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा लाकर उनके पास रखा तो हलवे की खुशबू से उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा खिलाया, मुंह में डाला तो सोहन लाल जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुएं ने धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। हम इतने निठल थोड़ी ना है कि किसी के मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवारें। तभी बड़ी बहू गुस्से से उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई काम काज करते नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ले रखा है ना, पूरे 20 दिन सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की, तुमसे तो एक हफ्ता भी ना संभल पाए थे। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहू के साथ बेटे पे लड़ाई कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी कि पिता मृत्यु शैया पर पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो सोहन लाल जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गई और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। ये देखकर तो बेटे और बहुआ के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए। खैर जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाहे नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने की तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्ग ने समझाया कि अब उनके पिता भी उनकी जिम्मेदारी है और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। छोटी बहू अपने पति को कोने में ले और नाक सिकुड़ाते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, आप बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वह तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी ना उठाई जाएगी। बड़े बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर सोहन लाल जी की आंखें छल छला उठी। वे हाथ जोड़कर अपने बेटे और बहुए से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 5 दिन से चलते आ रहे बेटे बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीता तो सोहन लाल जी की हालत कुछ और सुधरी, लेकिन अब वह गंभीर सोच विचार में डूबे हुए थे। बार बार अपनी पत्नी शांति की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद, लानत है ऐसी संतान पर। यही वह मेरे बेटे हैं जिनकी ख्वाहिश पूरी करने में मैंने कभी पीछे नहीं हटा। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कभी कहाँ छोड़ दी थी। बच्चों के लिए परसों से तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी घर पर सफ़ेद कफन और चिंता मंगवा कर रख दी है और मेरे मरने की राह देखने लगे। मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की देरी भी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धावस्था के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्म मंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर सोच लो सोहन लाल जी, सरपंच ने कहा तो सोहन लाल जी बोले, अपनी औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। सोहन लाल जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यावहारिक रूप से दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्ध आश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फ़ोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर जमीन और
और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्से में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को मुखानी दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटे और बहुओं ने सबसे नज़र चुराकर पिता के कमरे का दरवाज़ा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों के नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दोनों बहुओं की आंखें माँ जी के गहनों पर एक नज़र डालने की तो बेताब हो रही थीं। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें से वह दोनों संदूक निकाले जिनमें माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे जाते थे। यहाँ वह ताका झाकी की तो संदूक की चाबियां भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला। देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अरे, संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोग के बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और यह क्या, छोटे बच्चों के खिलौने, ये सब चीज़ें भी कोई संदूक में रखता है क्या? तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौने से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया होगा। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकते जा रही थी। बहुत सी चीज़ें निकली, लेकिन जिस चीज़ की वो ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सच से ऊपर एक थैला रखा हुआ था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वे चारों लालची नजरों से उस थैली को देखने लगे। पैसे निकालकर गिने तो पूरे 50,000 थे। उसी के साथ एक और लिफाफा था जिसमें 500 का फटा पुराना सा नोट था। और देखो क्या रखा है संदूक में, छोटी बहू बोली तो छोटे बेटे ने सारा सामान निकाल दिया, लेकिन उनमें से उनके बचपन के छोटे छोटे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। अरे, यह कागज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं, ज़रूर इसमें बाबूजी के बैंक अकाउंट या उनकी संपत्ति के बारे में कोई जानकारी होगी। बड़ी बहू बोली तो बड़े बेटे ने वह पत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इतनी बेसब्र से क्या चीज़ ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति? अरे बेटा, हम दोनों के अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा था। लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। जानते हो किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का आस में ना होना। और बेटा, इस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, पिलक रहा, लेकिन तुम्हें वह आंसू नजर नहीं आए। दो दो बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय में वृद्धा आश्रम में गुजारे। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेत की जमीन या घर और बाकी की संपत्ति इस वृद्ध आश्रम को दान कर दी है। अंतिम समय में मुझे शरण ली। और हाँ, जो 50,000 मेरे संदूक में से निकले हैं वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्चा है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 का नोट रखा है वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, ये वही नोट है जो ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। और मेरे गांव आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमाकर अपने कर्तव्य की स्थिति कर दी थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे ही तुम लोगों को भी कभी ना देखने पड़े। लेकिन कुदरत का वसूल है, जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर जमीन पर धम से बैठ गए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।